हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सवेरे से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था सोनिया का। ऊपर से मुंडेर पर कौवा बार बार काव काव कर जाता आकर। अरे चुप हो जा, अब कौन आने वाला है यहाँ? सबके लिए तो मर चुकी हूँ मैं, तू तो शांति से जीने दे मुझे। तंग आकर सोनिया झल्लाकर बोली। कौवा कहाँ मानने वाला था, उसकी काव काव वैसे ही जारी रही। तंग आकर सोनिया कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर पड़ गई। आवाज आनी कम हो गई तो सोनिया पुरानी यादों में डूबने उतरने लगी। छोटी सी सोनिया घर में सबकी दुलारी थी। घर में माँ बाबा और दादी के साथ रहती थी। ओह, कहने को तो चाचा चाची और उनका एक सोनिया से छोटा बेटा भी रहते थे घर के ही दूसरे हिस्से में। पर रसोई घर अलग थे दोनों परिवारों के। चाची के आने से पहले सब कुछ ठीक था। बाबा और चाचा में आपस में प्रेम था। सोनिया चाचा की भी प्रिय थी। दादी दोनों ही बेटों पर बराबर प्यार बरसाती थी। परंतु चाचा के विवाह के पश्चात सब बदल गया। चाची बहुत झगड़ालू थी और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े प्रारंभ हो गए। साल तो किसी तरह निकल गया। इस बीच चाची ने रिंकू को जन्म दिया। अब तो उन्होंने घर के कामकाज को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। तंग आकर दादी ने चाचा चाची का चूल्हा ही अलग कर दिया। तब से कलह तो समाप्त हो गई, परंतु अब चाची का सारा गुस्सा चाचा पर उतरता और उस ओर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती ही रहती। पहले पहल दादी को चाचा के लिए बुरा लगता। एक दो बार हस्तक्षेप करने का प्रयास भी किया, परंतु चाचा ने पति पत्नी के बीच न बोलने की नसीहत उन्हें ही दे डाली। फिर उन्होंने ही तटस्थ रहना सीख लिया और बड़े बेटे के परिवार में व्यस्त हो गई, जहां सम्मान तो था। सोनिया बहुत मेधावी थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ नृत्य कला में बहुत रुचि थी उसकी। आवाज भी इतनी मधुर मानो स्वयं सरस्वती जी कंठ में निवास करती थी। दादी ने प्रतिभा पहचानी और सोनिया की मां से संगीत व नृत्य की कक्षा में अलग से प्रवेश दिलाने को कहा। तब से ही ओहो संगीत व नृत्य का प्रशिक्षण ले रही थी। विद्यालय की हर संगीत संबंधित गतिविधि में भाग लेती और प्रथम स्थान प्राप्त करती। सोनिया इकलौती संतान थी। दूसरा बच्चा काफी जतन के बाद भी नहीं हुआ तो माँ बाबा ने संतोष कर लिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी यही बेटी उनका नाम रोशन करेगी। रिंकू कभी कभी सोनिया के पास आकर खेलना चाहता था। वह जब भी आता सोनिया उस पर बड़ी बहन का पूरा प्यार लुटा देती, परंतु यह चाची को फूटी आंख न सुहाता और वह रिंकू को पीट देती। थोड़े बड़े हुए दोनों तो रक्षाबंधन पर चुपके से राखी बंधवाने भी आ जाता ओहो, और बड़ी सावधानी से माँ से छुपा भी जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन एक अनहोनी हो गई। सोनिया की माँ काफी समय से बीमार चल रही थी। कस्बे के बहुत से डॉक्टरों को बाबा दिखा चुके थे, परंतु आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने शहर जाकर दिखा लाने की सोची। लौटते वक्त कार की भिड़ंत ट्रक से हो गई और घटना स्थल पर ही दोनों चल बसे। सोनिया उस समय सिर्फ 11 बरस की थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, परंतु दादी ने बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसे कठिन समय में वही सोनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। बाबा की दुकान घर के बाहर ही थी। दादी पहले भी अक्सर दुकान पर समय काटने को बैठ जाया करती थी, अतः उन्हें दुकान के बारे में सब कुछ पता था। अब उन्होंने दुकान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। सोनिया को भी बहुत हिम्मत दी उन्होंने और पढ़ाई व संगीत पर ध्यान लगाने को कहा। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा। सोनिया अब 11वीं कक्षा में थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था उसने। 3 वर्ष छोटा रिंकू भी 8वीं में पढ़ रहा था। सोनिया को अपनी कक्षा में पढ़ने वाला नीरज आकर्षित करने लगा था। पढ़ाई से संबंधित कोई न कोई समस्या लेकर वो भी जब तब उसके आसपास मंडराता था। वो मेधावी तो थी ही, सदा सभी की सहायता करती। नीरज के पिता राजनीति से जुड़े थे
और कस्बे में उनका रुतबा था। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सोनिया तो पूरे कार्यक्रम की जान थी और उसकी नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया था। बहुत से पुरस्कार मुख्य अतिथि के हाथों सोनिया ने प्राप्त किए। पुरस्कार लेते समय मुख्य अतिथि अमरनाथ का सोनिया को अजीब नजरों से घूरना बहुत खराब लगा, परंतु उसने ध्यान न देना ही उचित समझा। वैसे भी वह उसके मित्र नीरज के पिता थे, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगी थी। उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, परंतु प्रेम का इजहार दोनों में से किसी ने नहीं किया था। अगले साल रिंकू का दाखिला सोनिया के चाचा ने शहर के एक बड़े विद्यालय में करा दिया और वह शहर चला गया। परंतु सोनिया के भाग्य में अभी और दुख लिखे थे। एक रात जो दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। उस दिन जब वह कमरे से बाहर नहीं आई तो सोनिया चाय का कप लेकर आवाज लगाती हुई उनके कमरे में आई, पर चिर निद्रा में सो चुकी दादी जब हिलाने से भी नहीं उठी तो सोनिया दौड़कर चाचा की तरफ गई। चाचा फौरन आ गए, पीछे पीछे चाची भी, परंतु मृतदेह के अलावा उनमें कुछ बाकी नहीं था। सोनिया पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेहमान जुड़े, क्रियाकर्म हुआ और सब वापस चले गए। रिंकू सिर्फ 4 दिन के लिए आ पाया था। परीक्षाओं की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने धीरज देने का प्रयत्न किया सोनिया को, परंतु वह तो इस आघात को सहन ही नहीं कर पा रही थी। चाचा ने स्नेह से उसके सिर पर सांत्वना का हाथ रखा था, परंतु चाची के दिल में तो अब उसकी दुकान हड़पने की इच्छाएं अभी से जोर मारने लगी थी। परंतु प्रकट में वह स्नेह दिखाते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए मना रही थी। सोनिया का दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। उसे तो जो जैसा कहता वह यंत्रवत करती जा रही थी। चाची का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था सोनिया के प्रति। सोनिया अवसाद में रहने लगी थी। वह कम बोलती, संगीत से भी विमुख हो गई थी। अब वह कभी दिल रोने को करता तो अकेले में रो लेती। 12वीं की परीक्षाएं निकट थी, परंतु पढ़ने में भी मन नहीं लग पाता उसका। यहाँ तक कि विद्यालय भी न के बराबर ही जाती। नीरज कभी अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था तो फीकी सी हंसी हंस देती। परीक्षाएं भी हो गई और परिणाम भी आ गया। टॉप करने वाली सोनिया साधारण अंकों से पास हुई थी। अभी 18 की पूरी भी नहीं थी वो कि एक दिन घर में उसके रिश्ते की बात छिड़ गई। अमरनाथ के घर से उसके लिए रिश्ता आया था। चाची तो फूली नहीं समा रही थी। सोनिया की निगाहों के सामने नीरज का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। बड़े दिनों के बाद उसके हृदय में उमंगे फिर से हिलोरे लेने लगी। ओहो, तो नीरज के दिल में भी मेरे लिए प्यार था। कभी कह नहीं सकी मैं उसे, लेकिन मुझे भी तो वह प्यार करता होगा, तभी रिश्ता भिजवाया है। शायद अब उसके दिन फिर से सुधर जाएंगे, ऐसी उम्मीद जगी मन में। चाची ने बताया कि लड़के वाले चाहते हैं कि विवाह बस 4-5 लोगों की उपस्थिति में सादे तरीके से हो। सोनिया को तो किसी बात में कोई ऐतराज जताने की आदत ही नहीं रही थी। वह मान गई। वैसे भी दादी को गुजरे अधिक समय नहीं हुआ था और ऐसे में धूमधाम शोभा नहीं देती, और धूमधाम करने वाला था भी कौन। चाचा चाची ये जिम्मेदारी उठा रहे थे, उतना ही बहुत था। बस जो बात खटक रही थी वो ये कि रिंकू भी नहीं आ पाया था। उसने फोन पर अवश्य तसल्ली करने का प्रयत्न किया था कि सोनिया किसी दबाव में तो विवाह के लिए नहीं मान गई है, पर सोनिया ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया। सब कुछ जल्दी में हो रहा था और रिंकू की परीक्षाएं चल रही थी, अतः आना असंभव था। बहुत सादगी से दिन में ही विवाह संपन्न हो गया। चाची ने लंबा घूंघट निकलवा दिया था सोनिया का। सिल्क की साड़ी में आर पार कुछ देख नहीं पा रही थी वो। नीरज को दूल्हे के रूप में देखने की इच्छा मन में ही रह गई उसकी। विवाह के बाद वो ससुराल पहुंची। वहां पर भी मेहमान नहीं थे। एक बुजुर्ग महिला ने आरती उतारकर गृह प्रवेश करा दिया। सोनिया को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया। उसके लिए भोजन भी वहीं आ गया था। खाना खाकर वो कुछ देर सो गई। उठी तो शाम ढलने लगी थी। वो नहा धोकर तैयार हो गई। गुलाबी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन ली उसने।
साथ ही गले में सोने का हल्का सा सेट जो विवाह में ससुराल पक्ष से ही आया था। आज उसकी सुहाग रात थी। मन ही मन वह कुछ शर्माई, कुछ घबराई हुई थी। नीरज अभी तक एक बार भी कमरे में नहीं आया था। लगता है प्रतीक्षा करवाने में आनंद आ रहा है उसे। सोनिया मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी। कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो उसने घूंघट ओढ़ लिया। जब तक पति घूंघट न उठाए मैं क्यों मुख दिखलाऊं, सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी वो कि पति आकर बिस्तर पर उसके निकट ही बैठ गया। साथ ही आया शराब का एक तेज भपका। सोनिया को अच्छा नहीं लगा। फिर सोचा शायद दोस्तों ने पिला दी होगी। इतने में उसका घूंघट उठाया पति ने तो उसने सर्व से आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती पर तो पहली बार देखकर ही मर मिटा था मैं। यह तो नीरज की आवाज नहीं थी। हाँ, उसकी आवाज से मिलती जुलती अवश्य थी। तो क्या नशे में ऐसे बोल रहा है? ओहो! सोनिया ने एकदम से आंखें खोल दी। अमरनाथ उसके एकदम करीब बैठे उसे निहार रहे थे। एकदम से बिस्तर से कूदकर ओह जमीन पर खड़ी हो गई ओह और मुख से निकला, आप? अमरनाथ हैरान होकर उसे देखते हुए बोले, और कौन होगा? मैं तुम्हारा पति हूँ तो सुहाग रात पर यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। सोनिया को काटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ। वह चिल्ला उठी, मेरी शादी तो नीरज के साथ तय हुई थी। आपके साथ विवाह की बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। नीरज के साथ? ऐसा किसने कहा तुमसे? वो तो पढ़ रहा है अभी, उसकी विवाह की उम्र नहीं हुई अभी। और मैंने कुछ नहीं छिपाया था, ना ये कि मैं विधुर हूँ और ना ही ये कि 2 युवा बच्चों का पिता हूँ। अगर तुमसे कुछ छिपाया गया है तो वह तुम्हारे चाचा चाची ने छिपाया होगा, मैंने नहीं। पर मैं इस विवाह को नहीं मानती। सोनिया रोते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं मानती? बच्चों का खेल है क्या? इस विवाह के बदले 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने तुम्हारी चाची को। कहते हुए अमरनाथ ने सोनिया को बिस्तर पर खींच लिया। ओहो, तो मुझे बेच दिया उन लोगों ने। चाची के इतना मीठा बनने का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। किसी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी अब। सोनिया ने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। उसका मन चीत्कार कर रहा था, परंतु अब नयन सूख चुके थे। सुबह जब नहा धोकर ओह कमरे से बाहर निकली तो रसोई घर में नौकर काम कर रहे थे। और उधर बढ़ी तो कल आरती उतारने वाली महिला बड़े अदब से बोली, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या जूस? सोनिया समझ गई वो भी घर की कोई सदस्य ना होकर कोई खास नौकरानी ही थी जिसकी बात घर के बाकी नौकर मानते थे। उसने चाय पीने की इच्छा जाहिर की और अखबार लेकर सोफे पर बैठ गई। अचानक सामने से कोई आता दिखाई दिया तो उसने नजर उठाई। ये नीरज था। एक पल को वो ठिठक गया और वहीं खड़ा रह गया जैसे कुछ समझा ही नहीं। ओह महिला उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो नीरज? ये है तुम्हारी नई माँ। ओहो, तो ये है ओहो, पापा विवाह कर रहे हैं। ये तो पता था मुझे, पर इनसे कर रहे हैं ये पता होता तो बारात में नाचने जरूर जाता। उसने हिकारत से सोनिया को देखते हुए कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो नीरज? गलत बात है। महिला ने उसे रोकना चाहा। क्यों ना कहूँ ऐसे अम्मा, पापा तो है ही ऐसे, पर इन्हें क्या मजबूरी थी जो अपने से 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर ली, जिसकी इनसे भी बड़ी उम्र की एक शादीशुदा बेटी है जो एक बच्चे की माँ भी है। और यह तो 18 की भी नहीं हुई पूरी। कानूनी तौर पर इनकी आयु अभी हुई ही नहीं विवाह की। फिर इन्हें क्या जरूरत थी? क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी इन्हें? ना जाने कितना कुछ कहना चाहती थी सोनिया की जुबान। शब्द बाहर आने को बेकरार थे, पर अंदर ही मचल कर रह गए। वो धीरे से सिर्फ इतना ही कह सकी, अनाथ की इच्छा क्या और जरूरत क्या? विवाह नहीं, यह तो सौदा किया है मेरा। वो भी मुझे अंधेरे में रखकर। नीरज कुछ कहता, इससे पूर्व ही अमरनाथ की गरजती हुई आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा, तुमने रोका क्यों नहीं? घर के नौकर ये फालतू बातें सुन लेंगे तो बात घर से बाहर जाएगी ना। नीरज एक घृणा भरी दृष्टि अपने पापा पर डालकर अपने कमरे में चला गया
और सोनिया सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। आप चिंता ना करें साहब, और कोई नहीं था यहाँ। नीरज बाबा आपसे नाराज हैं, आप जानते ही हैं। उन्होंने जब मेम साहब को देखा तो गुस्से से कुछ कहने लगे। मेम साहब तो बस उनकी बात का जवाब दे रही थी। अम्मा ने बात संभालने का प्रयत्न किया। ओह, तो इन्हें सब अम्मा कहते हैं, और इनका रुतबा भी है घर में। लगती तो समझदार हैं और शायद भरोसेमंद भी। सोनिया दिल में सोच रही थी। अमरनाथ ने उसे वहीं बैठकर अपने साथ चाय पीने को कहा तो ओह यंत्रवत बैठ गई। सब कुछ फिर से ठीक ठाक सा चलने लगा था। सोनिया ने स्वयं को परिस्थितियों के हवाले छोड़ दिया था। वैसे अमरनाथ का व्यवहार उसके प्रति बुरा नहीं था और सोनिया को खुश रखने का भरसक प्रयत्न करते, बेहिसाब उपहार भी देते। प्रकट में ओह भी प्रसन्नता का दिखावा करने लगी थी, परंतु अंदर से ओह नित्य ही घुटती जाती थी। परीक्षा के उपरांत रिंकू घर आया तो बहन से मिलने उसकी ससुराल भी गया। भरा पूरा घर देखकर ओह सोनिया के लिए बहुत प्रसन्न हुआ। अतिथि कक्ष में सोनिया के साथ बातें कर रहा था कि इतने में अमरनाथ ने वहां प्रवेश किया। रिंकू को लगा सोनिया के ससुर होंगे। उठकर पांव छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि सोनिया ने जीजा जी कहकर परिचय कराया। हाथ वहीं रुक गए रिंकू के। अविश्वास से उसने सोनिया की ओर देखा। ओहो, अब तुम यह मत कहना कि तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, अमरनाथ ने व्यंग से कहा। रिंकू कुछ न कह सका। उसे सचमुच कहाँ कुछ पता था। कुछ देर बैठकर जब अमरनाथ चले गए तो रिंकू ने क्रोध और बेबसी से पूछा कि सोनिया ने यह निर्णय लिया किस दबाव में। जब रिंकू ने फोन पर स्वयं पूछा था कि वो खुश तो है ना, तो उसने सत्य क्यों नहीं बताया। रिंकू तो परीक्षा छोड़कर भी आ जाता। सोनिया ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया कि किस प्रकार वो गलतफहमी में ठगी गई। उसे तो विवाह तक दूल्हे का मुख ही नहीं देखने दिया गया। रिंकू बस इतना ही कह सका कि राखी का कर्ज वो नहीं चुका पाया। रिंकू अपने माता पिता के प्रति क्रोध में भरकर वहां से निकला, पर अब वो हाथ मलने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता था। घर पहुंचकर ओह माँ बाप पर बहुत क्रोधित हुआ, बहुत चीखा चिल्लाया, पर पिता सदा की तरह निरीह सा चेहरा बनाकर बैठे रहे। और माँ की तो एक ही रट थी, सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। वो तो रईस और रसूखदार खानदान में गई है, उसके लिए तो अब ये दुकान और मकान कौड़ियों के समान है। पर तुझे तो चाहिए, अब सब तेरा है यहाँ। तुझे तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए था और तू उल्टा चिल्ला रहा है। रिंकू को पता था कि उसकी माँ बहुत स्वार्थी है, पर इतनी, यदि सोनिया साथ देती तो वो वयस्क होने से पहले जबरदस्ती दबाव में किए गए विवाह का केस भी कर देता। पर वह तो स्वयं को किस्मत के हवाले छोड़ चुकी थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन जब सोनिया नहाकर गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी कि अचानक नीरज वहां आ गया और मंत्र मुग्ध सा उसके सौंदर्य को निहारने लगा। ऐसा वह पहले भी छुप छुप कर करता रहा था, परंतु आज सोनिया की नजर पड़ गई और वह अचकचा कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अक्सर चोरी पकड़ी जाने पर चोर निडर होकर सामने आ जाता है, वैसा ही नीरज के साथ हुआ। वह पास आते हुए बोला, तुम्हारे बेमिसाल हुस्न को देख रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार होता, पर तुम्हें तो दुल्हन बनने की जल्दी पड़ी थी और मेरी माँ बनकर ही आ गई। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम साथ दो तो पापा को तो पता भी नहीं चलेगा। उनसे क्या हासिल होगा तुम्हें जो सुख मैं दे सकता हूँ? और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना जाने कहां से इतनी शक्ति आई सोनिया में कि जोर का थप्पड़ जड़ दिया नीरज के गाल पर और अपमानित सी बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली हूँ, पर रिश्तों की मर्यादा जानती हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इतनी घिनौनी बात कहने की? आज मैं सब कुछ तुम्हारे पिता को बताऊंगी। नीरज तिलमिला गया था। आगे कुछ कहता कि अम्मा वहां आ गई। उन्होंने नीरज को उसके कमरे में जाने को कहा और सोनिया को समझा बुझाकर शांत किया। उसके आग्रह पर अमरनाथ को भी कुछ नहीं बताया सोनिया ने, नहीं तो पिता पुत्र में ठन जाती। पर उस दिन से वो सतर्क अवश्य हो गई। अम्मा भी उसकी सुरक्षा के लिए
सजग रहने लगी थी। उन्होंने नीरज को समझाया भी कि उसने गलती की है, परंतु पुरुष दंभ आहत हुआ था और वह बदला लेने को सही मौके की तलाश में शांत बैठ गया था। उधर सोनिया का दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन अमरनाथ को दिल का दौरा पड़ गया और वह अचानक दुनिया से चले गए। सोनिया को एक और बड़ा झटका लगा था। नीरज ने क्रियाकर्म की विधि निपटाई। नीरज की बहन भी आई थी। वह तो नीरज से भी कहीं ज्यादा नफरत से पेश आई सोनिया के साथ। 13 दिन के बाद दोनों भाई बहन ने संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लिया। सोनिया दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दी गई। ना कोई वसीयत थी, ना सोनिया के नाम कुछ भी था। कानूनी लड़ाई लड़ती भी तो किसके बलबूते पर। इकलौता सहारा भाई रिंकू भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा चुका था। मायका तो कोई था ही नहीं। सोनिया को लड़ाई लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसे फिक्र थी अपनी सुरक्षा की, जो अब खतरे में पड़ चुकी थी। पति कैसा भी था, सोनिया सुरक्षित तो थी उनके साथ। अब तो दूसरा खतरा मंडराने लगा था। बहन के जाने के बाद नीरज और भी बुरे तरीके से पेश आता सोनिया के साथ। अम्मा सोनिया के साथ उसी के कमरे में सोने लगी थी, पर वह भी कमजोर सा सहारा मात्र थी। उन्हें सोनिया की सुरक्षा की चिंता सदा लगी रहती। एक दिन नीरज ने साफ साफ कह दिया कि यदि सोनिया को इस घर में चैन से रहना है तो नीरज की शर्तों पर रहना होगा, अन्यथा कहीं भी जाए उस थप्पड़ का बदला तो वो खैर तब भी कैसे भी लेकर रहेगा जो उसने नीरज को मारा था। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। सोनिया को कोई जवाब सूझता इससे पहले अम्मा बोल उठी, ऐसे निर्णय इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जा सकते। सोनिया को 1 सप्ताह का समय दो। नीरज आसानी से मान गया, क्योंकि वह जानता था कि सोनिया के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उसके जाने के बाद सोनिया फूट फूट कर रोई। बहुत बेबस अनुभव कर रही थी वो। अम्मा ने सीने से लगाकर बहुत सांत्वना दी उसे, पर वह भी जानती थी थोड़ी मोहलत भले मिल गई है, पर मुसीबत टली नहीं है। जब वह शांत हुई तो अम्मा ने समझाया कि इन परिस्थितियों में वो भी उसे अधिक दिन नहीं बचा सकती है। कोई ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। नीरज से जीत पाना उन दोनों के ही बस की बात नहीं है। 4-5 दिन दोनों के बीच क्या गुफ्तगू चली किसी को पता ही नहीं चला। 7वें दिन सुबह सोनिया एक पत्र छोड़कर जा चुकी थी। पत्र नीरज के नाम ही था। नीरज, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी बात मानकर अपने आत्मसम्मान को बेचकर अपनी अस्मत का सौदा करने से बेहतर है कि नदी में कूदकर जान दे देना होगा। रिश्तों की पवित्रता को कलंकित करने से बेहतर मुझे यही रास्ता दिख रहा है। जिंदा भी रही तो भी तुमसे मिलना कभी नहीं चाहूंगी, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। नीरज स्तब्ध था। अम्मा ने रो रो कर हाल बुरा कर लिया था। पुलिस को सूचना भी दे दी किसी ने। पर्याप्त सबूतों के कारण नीरज गिरफ्तार हो गया। नदी में गोताखोरों को कुछ भी नहीं मिला। चिट्ठी में पूरी तरह स्पष्ट भी तो नहीं था कि उसने जान दी भी है या नहीं। अम्मा ने ही इस सब में उसका सहयोग किया था और अपनी बहन के पास उसके गांव भेज दिया था, जो कि दूसरे प्रदेश में था और बहुत दूर भी। पास के शहर में एक प्राइवेट स्कूल में उसने संगीत शिक्षिका के रूप में नौकरी भी प्राप्त कर ली थी और अब वही किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। वह एकाकी थी पर संतुष्ट भी। फिर होनहार विद्यार्थियों का साथ तो था ही। आज अचानक कौवे की काव काव सुनकर पता नहीं क्यों परेशान हो रही थी। कौवा तो रोज ही बोलता है। अचानक घंटी बजी तो उसने दरवाजा खोला। सामने रिंकू खड़ा था। कुछ पल ठगी सी खड़ी रह गई, फिर उसके गले लगकर रो पड़ी। जब संभली तो पूछा कि यहाँ कैसे पहुंचा, तो रिंकू ने बताया, तुम्हारे मरने की खबर का यकीन नहीं हुआ मुझे कि मेरी दीदी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं अम्मा से मिला, जोर देकर पूछा तो उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ और उन्होंने तुम्हारा पता बताया। इस शहर में कुछ अन्य काम भी था मुझे, वह पूरा करके वापस जाऊंगा। आज समय था तो तुमसे मिलने चला आया। कौन सा काम पूछने पर उसने बताया कि
कल कहीं उद्घाटन समारोह में जाकर वहां रिबन काटना है, पर अब यह काम उसकी दीदी करेगी। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है रे। सोनिया हंसकर बोली, पर आप मुझसे भी बड़ी हो तो अब यह काम आपके कर कमलों से संपन्न होगा। अगले दिन नियत समय पर दोनों वहां पहुंचे तो सोनिया अचरज से भर उठी। सोनिया संगीत सदन, ये क्या है? महज इत्तेफाक है यह नाम, जहां वो उद्घाटन समारोह में आई है, या कोई रिश्ता है इस सब से? पर क्या रिश्ता हो सकता है भला? उसने सोच को झटकना चाहा कि तभी सबने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। वो हैरानी से रिंकू को देख रही थी तो रिंकू ने भेद खोल ही दिया। दीदी, यह तेरा ही विद्यालय है, मालिक है तू इसकी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तू मेरा भाई है, पर इतना एहसान तो तेरा भी नहीं ले सकती हूँ मैं। एहसान नहीं है दीदी, तेरी दुकान और तेरे हिस्से के मकान को बेचकर जो धन मिला उसी से यह प्रॉपर्टी खरीदकर स्कूल बनाया है मैंने। मैं पिछले काफी दिनों से इसी शहर में रहकर इसी कार में लगा था। यह तो तेरी उन राखियों के बदले छोटा सा उपहार है जो तूने इतने साल मुझे बांधी है। तेरी राखी का कर्ज तो मैं कभी चुका भी नहीं सकता। सोनिया भाव विभोर होकर रो पड़ी कि अम्मा ने एकाएक कहीं से आकर गले से लगा लिया उसे। एक और सुखद आश्चर्य से भर गई हो जब अम्मा ने कहा कि अब से वो यहीं रहकर सोनिया की मदद करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।